लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा पर भारत ने चीन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात में साफ कहा कि चीन ने गलवान में जमीनी हालात बदलने की साजिश की और वहां प्लानिंग के साथ हिंसा की गई। लेकिन चलिए इस खबर की तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा, इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। चलिए रुक करते हैं लक्ष्मण रॉय की ओर। तो लक्ष्मण, यहाँ पीएम ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है साफ तौर से कि उकसाने वाली हर कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर जो बातचीत हुई है उसको लेके क्या खबर है आपके पास? देखिए, ये प्रधानमंत्री का यह बयान आना, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत होना, दरअसल एक तरह से इस पूरे मामले पर भारत सरकार कितना कड़ा रवैया अपनाएगा इसकी तरफ इशारा करता है। इसमें प्रधानमंत्री के बयान को आप 3 मुद्दों पर फोकस करिए। पहला कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। दूसरी बात कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और तीसरी बात कि किसी को कोई भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए कि हम संप्रभुता की रक्षा कैसे करेंगे। यह साफ तौर से इशारा है कि सरकार चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहती है। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। अब एस जयशंकर की जो बातचीत हुई उसके लहजे को देखिए, कितना कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला चीनी सेना की तरफ से पूर्व नियोजित था, यानी सुनियोजित था, यह अचानक नहीं हुआ और अपने रवैये पर चीन को समीक्षा करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात एस जयशंकर ने कही वो ये कि इस हालात की वजह से, इस घटना की वजह से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उस पर भविष्य में असर पड़ेगा। यानी साफ तौर से इशारा है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, चाहे वो कारोबारी रिश्ते हों, कूटनीतिक रिश्ते हों, इस पर असर पड़ने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कहा कि अब दोनों देशों को अपना जिम्मेदार तरीके से रहेंगे। एक सुकून की बात यह है कि अब कोई ऐसी हिंसक घटनाएं नहीं होंगी, इस पर एक आम सहमति बनी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का बयान और विदेश मंत्री का बयान दोनों अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण, इस मुद्दे पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, क्या डिटेल्स है इसे लेकर? देखिए, दरअसल जब भी ऐसा कुछ मामला होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों को बुलाया जाए, उनको हालात से अवगत कराया जाए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर सरकार ऐसे मामलों पर खुलासा नहीं करती है। तो इसीलिए सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई है। 19 तारीख को शाम 5 बजे सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। पहले प्रधानमंत्री बताएंगे कि आखिर ऐसे हालात पर हम क्यों पहुंचे और क्या हमने जवाबी कार्रवाई की है, आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पर सभी राज्यों के जो सभी राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनसे भी सलाह मशविरा करेंगे। और ये सिर्फ सर्वदलीय बैठक 19 को नहीं हो रही है। आप देखिए कि लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आज भी दिन में रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत की, जनरल बिपिन रावत से बातचीत की, फिर विदेश मंत्री से बातचीत की। तो ऐसा लगता है कि जमीन पर जो कुछ चल रहा है उस पर पल पल नजर रखे हुए रक्षा मंत्री, और फिर रक्षा मंत्री हालात को सीधे विश्लेषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पास। तो सरकार इसको लेकर बहुत चौकन्ना है और भारत चीन सीमा पर जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी रेड अलर्ट या कह सकते हैं हाई
अलर्ट रख दिया गया है ताकि वहां पे चौकसी बढ़ाई जा सके, किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत होती है चीन की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहें। उधर लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि गलवान में सैनिकों की शहादत बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए अपने फर्ज को निभाया और शहीद हो गए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा और मैं शहीदों के परिवार के साथ हूँ। मुश्किल वक्त में देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारतीय सैनिकों के बहादुरी पर गर्व है। वहीं पीएम के बयान से पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, पीएम चुप क्यों हैं? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। लद्दाख की गलवान घाटी में जिस जगह भारत और चीन के जवानों की झड़प हुई उस जगह की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में गलवान घाटी में विवाद वाली जगह के आसपास चीनी फौज का जमावड़ा साफ दिखाई दिया। गलवान घाटी में बनी सड़क पर चीन की सेना की गाड़ियां भी दिखी, जबकि पास में ही चीनी सेना के कैंप भी बने नजर आए। इसी इलाके में पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां दोनों देशों के जवान आमने सामने आ गए थे और सोमवार रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ बैठक में कहा कि अनलॉक 2.0 की तैयारी करने का समय आ गया है। उन्होंने इस बीच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथियों, कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, हर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल हो। चलिए, इस पर एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, पीएम ने जो आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, क्या कुछ बातें निकल कर आई? देखिए, मुझे लगता है कि इस बैठक में कोरोना के जो बढ़ते हुए प्रकोप है उससे कैसे निपटा जाए उसके तरफ प्रधानमंत्री ने एक रोड मैप पेश किया है, क्योंकि आज की बैठक में वो राज्य शामिल थे जहां पे कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आज की बैठक में शामिल थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे निकल कर सामने आई कि लगातार लॉकडाउन की जो अफवाह उड़ रही थी या फिर कई राज्य, कई शहर अपने स्तर पर वापस लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अब हमें लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जाना है। लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि अब हमें अनलॉक के दूसरे चरण की तरफ जाना है। पहला चरण हमने शुरू कर रखा है, अब धीरे धीरे और चीजों को खोलना है। इसकी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को कि अपने स्तर पर इसको तैयारी करिए, यानी आने वाले दिनों में लॉकडाउन तो छोड़िए और ज्यादा चीजें बहाल होती हुई आपको दिखेंगी। ये प्रधानमंत्री के आज के बैठक से साफ तौर से संकेत मिल चुका है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको जोर देना है, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी है, ट्रेसिंग की क्षमता बढ़ानी है, लोगों को जरूरत पड़ने पर तुरंत आइसोलेट करना है। एक और बात उन्होंने कही, वो पते की बात है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। कई लोग खौफ की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन लोगों के मन में जो खौफ है उसको हटाइए, उनको बाहर निकलने के लिए प्रेरित करिए। हाँ, एहतियात क्या बरतना है उस पर आप जोर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आगे कोरोना के मोर्चे पर सरकार किस तरह से लड़ाई लड़ने जा रही है उसका एक रोड मैप आज की बैठक से निकल कर आ रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण, तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए।
उधर देश कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 3.5 लाख के पार चली गई है देश में। हालांकि कोरोना के मोर्चे पर आर्थराइटिस की दवा डेक्सामेथासोन ने उम्मीद जगाई है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो दीपाली, सबसे पहले बात करते हैं दवा की। डेक्सामेथासोन दवा कोरोना के इलाज में आखिर कितनी कारगर बताई जा रही है? बिल्कुल कविता, एक राहत की खबर इसको कहा जाएगा कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉयड है जो आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसे कोरोना से जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे पेशेंट जो कि वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके इलाज में ये दवाई काफी कारगर साबित हुई है, ऐसा दावा किया गया है। साथ ही साथ एक अहम बात इस पूरे दावे के बीच में ये है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी इस दवाई के सेवन के बाद कमी देखने को मिली है। करीब 2100 पेशेंट पर इस दवाई को उनको दिया गया इलाज के दौरान और काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट सामने आए हैं। जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें 1/3 तक की कमी, यानी कि 35% तक की कमी इस स्टेरॉयड के बाद देखने को मिली है। जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत समेत दूसरे देशों में अभी तक जो कोरोना मरीजों या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, इनको एक प्रिकॉशन के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग्स को दिया जा रहा है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। लेकिन ऐसे में जो ब्रिटेन साइंटिस्ट का दावा है वो काफी एक राहत की खबर है और ये भी कहा गया है कि अगर डेक्सामेथासोन की बात करें तो ये काफी सस्ती भी है, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या पूरी तरह से पेशेंट का इलाज करती है जो कोरोना से पीड़ित है, इस पर सरकार भी 100% तक आश्वस्त नहीं है। ऐसे में जो दावा किया गया है काफी राहत की खबर इसको कहा जाएगा। ना इसके दीपाली, इसके अलावा हमें ये बताएं कि कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 3.5 लाख के पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। खासतौर से पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 11,000 मरीजों का आंकड़ा भी निकला है जो कोविड पॉजिटिव है। फिलहाल आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर कोरोना मामलों की बात की जाए कविता, तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार जा चुकी है और अब तक देश में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इस बीच एक जो थोड़ी चिंता की खबर है वो ये कि राज्य सरकारें मौत का आंकड़ा केंद्र सरकार से स्पष्ट तौर पर शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, यहां पर इस तरह की चिंता सरकार की तरफ से जाहिर की गई है कि ये राज्य सही मामले में, खासतौर पर जो अगर हम मृत्यु की बात करें तो मौतों की जानकारी सही नहीं दे रहे हैं। इसी मिसमैच के चलते जो अभी तक पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा निकल कर आया है वो ये कि 2000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि काफी चिंताजनक आंकड़ा है। इसी पर ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सफाई दी है कि इसमें महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली ने अपनी पुरानी जो पिछले कुछ दिनों में मौतें हुई हैं उनके आंकड़े को भी शामिल किया है। इसी वजह से ये जो नंबर है इतना ऊपर गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी जो कुल पॉजिटिव मरीज देश भर में है उसमें से 65% जो मरीज हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजधानी दिल्ली और गुजरात, इन्हीं राज्यों से है। यानी कि ये जो 4 से 5 राज्य हैं यहां पर कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स के लिए। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज की अनोखी पहल क्या है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। छुए कारोबार की, जहां पे हमने काफी उतार चढ़ाव देखा। मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद बाजार ने तेजी का रुख किया था, लेकिन फिर बाजार में गिरावट गहराई और हल्की गिरावट लेकर निफ्टी 9,900 के नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें करीब 0.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। आज के कारोबार में अगर देखा जाए तो मारुति, भारती एयरटेल, विप्रो, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक में तेजी दिखाई दी। वहीं भारती इंफ्राटेल, कोटक बैंक, आईटीसी, पावर ग्रिड और एमएनएम के शेयरों में हमने ज्यादा गिरावट देखी।
लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम लेने वालों को ब्याज पर ब्याज से राहत मिलेगी या नहीं, अब इसका फैसला अगस्त में होगा। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की यहां पर खिंचाई भी की, लेकिन क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, कंज्यूमर्स को ब्याज पर ब्याज से राहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बताएं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान बैंक जो है ग्राहकों को मोरेटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन ब्याज पर ब्याज जो है वो वसूल रहे हैं। तो इसकी माफी को लेकर के जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार, आरबीआई और बैंकों ने एक सुर में इसका विरोध किया कि ब्याज पर ब्याज माफी जो है वो नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक ये बैंक और ग्राहकों के बीच का मामला है, तो केंद्र सरकार इसमें दखल जो है वो नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के आज केंद्र सरकार की काफी खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो सरकार है उसने ही बैंकों के लिए मोरेटोरियम पीरियड देने का आदेश जो वो दिया था, और अब सरकार इस पूरे मामले से पल्ला जो है वो नहीं झाड़ सकती है। सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। सरकार को इस ब्याज माफी को लेकर के कोई काम जो है वो करना चाहिए, जबकि बैंकों की दलील थी कि अभी तक उनको ये नहीं पता है कि उनके ऊपर कितना बोझ जो है मोरेटोरियम से पड़ेगा। खासतौर पर भी 90% लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड जो है उसके लिए अप्लाई जो है वो नहीं किया, तो उनको 3 महीने का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि उनके ऊपर कितना मोरेटोरियम का बोझ जो है पड़ने वाला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने, जो केंद्र सरकार है, जो आरबीआई है, उनको निर्देश दिए कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप इस माफी ब्याज माफी के ऊपर फैसला जो है वो लीजिए। खासतौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले की अगली सुनवाई जो है अगस्त के अंदर करेगा, उस तब तक बैंकों को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर कितना बोझ जो पड़ेगा और क्या इसकी माफी जो है वो की जा सकती है। तो अगस्त तक ये मामले की सुनवाई जो है वो टल गई है, और अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट इससे आगे की सुनवाई जो करेगा और उसके बाद ब्याज पर ब्याज माफी पर जो है फैसला लेगा। जी शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो पढ़ाई के विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का सहारा मिल गया, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों पर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में जब मानव संसाधन मंत्रालय ऑनलाइन क्लासेस के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, लेकिन चलिए इस पूरी खबर को समझते हैं। हमारे सहयोगी रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, ऑनलाइन क्लासेस पर किस तरह की गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं? जी, कई तरह की शिकायतें, कई तरह के सुझाव मिल रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, पेरेंट्स की तरफ से, छात्रों की तरफ से डिजिटल शिक्षा को लेकर, खासतौर पे जिस तरीके से लंबे समय तक उन्हें स्क्रीन पर समय छात्रों को बिताना पड़ता है और उसकी वजह से उनकी जो शारीरिक और मानसिक समस्या हो सकती है, उसको लेकर कई सारी शिकायतें थी। तो इसको बाद एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक समिति का गठन किया था जिसने ये रिकमेंडेशंस दिए। हालांकि ये सुझाव है, लेकिन जल्द ही स्कूलों को इनका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षा का समय तय करना, यानी कि हर दिन 2 घंटे से ज्यादा डिजिटल शिक्षा ना दें स्कूल, इस बात को स्कूलों को कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कई स्कूल वीकेंड्स पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो जिस तरीके से आम दिनों में वीकेंड पे क्लासेस नहीं होते हैं, वैसे ही यहां भी स्कूलों को कहा जा सकता है कि आप सिर्फ वीकडेज में पढ़ाएं, वीकेंड पर नहीं। जिस तरीके से आम दिनों में ब्रेक पीरियड होता है, वैसी ही व्यवस्था डिजिटल शिक्षा में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे स्कूल एक स्ट्रेच में लगातार पढ़ाई करवा रहे थे, तो उस परंपरा को रोक लगानी पड़ेगी, ये भी सुझाव दिया गया है। और जो चौथी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि किसी भी छात्र को अच्छी शिक्षा से महरूम ना होना पड़े, इसके लिए अलग अलग मीडियम्स के लिए करिकुलम बनाए जाएंगे। मसलन हो सकता है कि किसी का इंटरनेट अच्छा हो, किसी का ना हो, किसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो, किसी की ना हो। तो ऐसे में हर मीडियम, चाहे वो टीवी का मीडियम हो, रेडियो का मीडियम हो, मोबाइल का मीडियम हो, इस तरीके से शिक्षा बनाई जाए कि वे जो छात्र हैं वो किसी भी मीडियम से अच्छी शिक्षा को ले सके। ये सारी बातें जो एचआरडी मिनिस्ट्री की जो रिकमेंडेशंस है उसमें कही गई हैं। शुक्रिया रोहन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हाउसिंग सोसाइटीज अब तक कई कदम उठाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने और हॉस्पिटल्स में बेड की कमी के बाद अब RWA सोसाइटी में ही कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। देखिए सिल्की सिंह की एक खास रिपोर्ट। यह है मुंबई कांदिवली के विश्वदीप हाइट सोसाइटी का आइसोलेशन सेंटर। सोसाइटी ने अपने क्लब हाउस को ही आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। मुंबई के अस्पतालों में बेड की कमी के बाद सोसाइटी ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया। अगर कोई रेजिडेंट कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस 2 बेड वाले सेटअप को तैयार करने में सिर्फ 50,000 रुपए खर्च हुए हैं। हमारे सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर ये सोचा कि खुदा न खास्ता अगर सोसाइटी के किसी मेंबर में
कोरोना के मामूली लक्षण दिखाई दे, जिनमें उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे सदस्य को क्यों ना हमारे सोसाइटी के जिम्नेशियम में उपलब्ध जगह को आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट करके वहीं रखा जाए। कांदिवली में ही नहीं, मुंबई के दूसरे उपनगरों में भी सोसाइटीज आइसोलेशन सेंटर बना रही हैं। अंधेरी के यशोधन बैंक ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी अपना अलग आइसोलेशन सेंटर तैयार कर लिया है। यहाँ खाली पड़े फ्लैट को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। सोसाइटी ने जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के साथ साथ इमरजेंसी में डॉक्टर्स, नर्सेज को बुलाने का भी इंतजाम किया है। इस आइसोलेशन सेंटर में हमारे पास 2 बेड्स है, डिस्पोजेबल मैट्रेसेस है, पिलोज है, इसके अलावा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और एक ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन आपके बॉडी में मेजर करती है, लेवल बताती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा पीपीई किट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज है और हैंड सैनिटाइजर्स है। देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले रहा है, वैसे में अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल कोरोना से जंग में काफी कारगर हो सकती है। सिल्की सिंह, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी एसयूवी GLS का नया अवतार आज लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 2 गाड़ियों की खूबियां मौजूद हैं। एस क्लास की तरह कंफर्ट, लग्जरी और दूसरा ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ये पहले के मुकाबले 77 mm लंबी, 22 mm चौड़ी और इसके व्हील बेस को भी 60 mm बढ़ाया गया है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शंस हैं और दोनों में ही 3 लीटर का BS6 इंजन लगा हुआ है। नई GLS की कीमत 99,90,000 रुपए है और इसका सीधा मुकाबला BMW X7 और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी गाड़ियों से है। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। इतना ही नहीं, अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।